हेलो एवरीवन, मी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल देख रहे थे और डाइपोल की वजह से अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पता कर लिया है। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख लिया, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल देख लिया हमने डिफरेंट लोकेशन पर। अब क्या रह गया है हम लोग का? अब रह गया है सबसे पहले तो टॉर्क ऑन डाइपोल, एक ये टॉपिक बचा हुआ है और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। और ये दोनों कहां पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं? ये दोनों जो टॉपिक है हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आज हम लोग को कवर कर लेना है। और इसको कवर करने के बाद मतलब कि सबसे पहले डाइपोल पर कितना टॉर्क लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसका डेरिवेशन निकाल लेना है। और एक पोटेंशियल एनर्जी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इसे पता कर लेना है। और इसको फाइंड आउट करने के बाद एसटी वर्मा का जो एमसीक्यू है उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास का स्टार्ट एसटी वर्मा के एक एमसीक्यू से ही करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, यहाँ पर है इस टाइप से। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एमसीक्यू का और एक लाइन यहाँ से इस टाइप से ड्रॉ किया हुआ है और दूसरा लाइन इस टाइप से है। और यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है ए बी और सी। यहाँ पर ए है, ए बी है और ए सी है। अब बताना ए है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर कम होगा, कहाँ पर ज्यादा होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है ई ए ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई सी। सेकेंड ऑप्शन है ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी, ई ए इक्वल ई बी इक्वल ई सी। और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है ई ए इक्वल ई सी और लेस ग्रेटर देन ई ए और ई सी ग्रेटर देन ई बी। और एक और ऑप्शन है ई ए बराबर ई सी, ई ए बराबर ई सी लेस देन ई बी। फोर्थ ऑप्शन है ई ए बराबर ई सी लेस देन ई बी। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाया गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इक्वली डिस्टेंस है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और हम लोग का जो टॉपिक है टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी जो निकालना है डाइपोल का, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना है। मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप का होगा। अब यहाँ पर क्या किया है, ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ज्यादा डेंस है, उसके बाद यहाँ पर कम है, फिर यहाँ पर डेंस कर दिया है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए और इलेक्ट्रिक फील्ड सी, ये दोनों हम लोग का इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये ऑप्शन कहाँ पर दिया है? एक है थर्ड में और एक है फोर्थ में। और उसके बाद हम लोग को बोलना है कि ई ए ज्यादा है या फिर ई बी ज्यादा है। तो जहां पर ज्यादा डेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम लोग बोलेंगे ई बी ग्रेटर देन ई ए ग्रेटर देन ई बी, ई ए ग्रेटर देन ई बी। हम लोग का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन। और इस चैप्टर का जो भी एमसीक्यू दिया हुआ है कोशिश करेंगे ये आज ही खत्म हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव 1 जो है इसमें टोटल 9 एमसीक्यू दिया हुआ है। तो 9 एमसीक्यू 1 बाय 1 करके देख लेंगे। पहले हम अपना जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे हम लोग डाइपोल कैसे डाइपोल का जो लगने वाला टॉर्क है डाइपोल पर उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले एक यहाँ पर पहला जो डेरिवेशन है उसको लेकर के चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। ये हमारा क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब इसमें हम लोग को क्या ड्रॉ करना है? इसमें हम लोग को डाइपोल एक ड्रॉ करना है। ठीक है, डाइपोल ड्रॉ कर लिए। ये एंगल यहाँ पर थीटा बना रहा है। डाइपोल का लेंथ कितना लेना रहता है? तो लेंथ हमेशा इक्वल ही लेना रहता है। टोटल लेंथ 2l, हम लोग 2l ही ले रहे हैं टोटल लेंथ डाइपोल का। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है Q और यहाँ पर निगेटिव Q है। क्लियर है? अब इस पर टोटल कितना टॉर्क लग रहा है ये हम लोग को पता करना है। तो अगर इस फिगर को हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। कहने का मतलब कि ये जो चार्ज है यहाँ पर पॉजिटिव, इस पर फोर्स लगेगा QE, इसका डायरेक्शन होगा इस तरफ। और यहाँ पर फोर्स लगेगा -QE, मतलब कि
डायरेक्शन होगा इस तरफ। तो ये दोनों जो फोर्स है जो यहाँ पर लग रहा है और यहाँ पर लग रहा है, ये इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो रोटेट करने की कोशिश करेगा तो हम लोग को टॉर्क फाइंड आउट करना है कि कितना टॉर्क से ये रोटेट करेगा। तो टॉर्क के लिए हम लोग फॉर्मूला सिंपल क्या जानते हैं, टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम लोग जानते हैं टॉर्क। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कैसे लें, यहाँ पर फोर्स दिखाया गया है। ठीक है, फोर्स यहाँ पर QE है, तो फोर्स तो हमको पता है। अब यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते समय हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस टाइप से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये जो डिस्टेंस होगा हमारा यही हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसको अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर ले तो हम लोग को टॉर्क मिल जाएगा। तो ये तो एक टॉर्क की बात हुआ, यहाँ पर दो टॉर्क लग रहा है, एक इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक इस तरफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग को पता करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग बिल्कुल फॉर्मूला से लेकर के चल रहे हैं, फोर्स चाहिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए एक्सिस से, और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर ए दे रहा है और यहाँ पर ए दे रहा है। क्लियर है, और दोनों जो फोर्स है दोनों इसको इस डायरेक्शन में ही रोटेट करवाने की कोशिश करेगा, मतलब दोनों का टॉर्क का जो डायरेक्शन है सेम है, तो दोनों क्या होगा, टोटल जो टॉर्क होगा वो दोनों के सम के बराबर होगा। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे टॉर्क 1, टाउ 1 कितना हो जाएगा, फोर्स यहाँ पर लग रहा है QE। ठीक है, या फिर इसको हम लोग F से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, F, और यहाँ पर भी F फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ये भी F के बराबर ही होगा। इनटू अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालें, तो यहां से ये जो लेंथ है कितना हो जाएगा L। ठीक है, टोटल लेंथ 12 था, यहाँ तो हाफ लेंथ होगा L होगा, और L के साथ थीटा लगा हुआ है, तो ये जो कंपोनेंट होगा वो हमको देगा L cos थीटा, और एक कंपोनेंट क्या देगा L sin थीटा, ये हमारा हो जाएगा L sin थीटा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे फोर्स इनटू L sin थीटा। क्लियर है, टॉर्क 1 निकल गया। यहां से हम लोग टॉर्क 2 निकालेंगे, टॉर्क 2 हो जाएगा फोर्स यहाँ पर QE, फिर से F और साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस F इंटू, अब यहाँ पर ए थीटा है तो ए एंगल भी थीटा होगा, और थीटा के साथ लगा हुआ जो साइड है L cos थीटा होता है, और थीटा के सामने वाला क्या होता है L sin थीटा। तो यहाँ पर भी F इंटू L sin थीटा, ये हो गया टॉर्क 2। अब नेट टॉर्क टोटल कितना हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों क्लॉकवाइज है, तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 दोनों को ऐड कर देंगे तो F 2FL sin थीटा हम लोग को मिलेगा। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, फोर्स को हम लोग क्या करते हैं Q इंटू E, 2QEL sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और 2L इंटू Q को क्या बोलते हैं, 2L इंटू Q को बोलते हैं P। तो ये फार्मूला हमारा बन जा रहा है PE sin थीटा। क्लियर है, और P डॉट E, PE sin थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, PE sin थीटा को लिख सकते हैं P अक्रॉस E। ठीक है, तो हमारा टोटल टॉर्क कितना आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू P अक्रॉस E। ये है इसका पूरा डेरिवेशन। तो क्या क्या करना पड़ा, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है फिगर तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, विदाउट फिगर तो सॉल्व होगा नहीं। सबसे पहले फिगर में क्या क्या हम लोग को ड्रॉ करना पड़ा, पहला स्टेप ड्रॉ फिगर, और फिगर में क्या क्या ड्रॉ करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा एक ठो, और एक डाइपोल होगा। ठीक है, और ये जो होगा हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा होगा, हमारा जो डाइपोल है हॉरिजॉन्टल के साथ या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा होगा। उसके बाद सेकंड ड्रा फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब सारा फोर्सेस को इस पर दिखाना है, दो फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स को दिखाना है। सो बोथ फोर्सेस, दोनों जो फोर्स लग रहा है उसको दिखा देना है। थर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग को पता कर लेना होगा, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर यूज फार्मूला टाउ इज इक्वल टू फोर्स
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और चौथा, अब यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग को यहां से निकालना होगा, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फाइंड टॉर्क, टोटल टॉर्क। तो ये इतना स्टेप इसमें काम कर रहा है। सबसे पहले तो हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब फिगर ड्रॉ कर लेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और डाइपोल को जब हम लोग दिखा देंगे तो यहाँ पर रह जाएगा एक प्लस चार्ज माइनस क्यू चार्ज। सेकंड स्टेप में दोनों फोर्स को दिखाना पड़ेगा। जब दोनों फोर्स दिखा लेंगे तो हम लोग टॉर्क को फार्मूला हम लोग को याद होना चाहिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हम लोग दिखा चुके हैं, तो रह गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का बात। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एल कॉस थीटा नीचे, एल साइन थीटा सामने, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। उसके बाद फाइनली मल्टीप्लाई करके और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना होगा, और एक इधर और एक इधर, दोनों टॉर्क को ऐड कर देंगे, हम लोग का काम क्लियर हो जाएगा, मतलब कि टोटल टॉर्क निकल जाएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना है, टॉर्क बराबर क्या आया है हम लोग का, पीई साइन थीटा। अब यहाँ पर डिफरेंट केस पूछ सकता है, ठीक है, पूछेगा कि थीटा का डिफरेंट वैल्यू होने पर टॉर्क का क्या वैल्यू आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया, इफ थीटा इज 0 देन फाइंड टॉर्क, तो क्या करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं पीई साइन थीटा, और थीटा जब 0 है तो हमारा टॉर्क टोटल कितना हो जाएगा, 0। मिनिमम और मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, मिनिमम टॉर्क कब होगा, मिनिमम टॉर्क तब होगा जब साइन थीटा का वैल्यू -1 हो। और साइन थीटा -1 कब होता है, साइन थीटा -1 कब होगा, ये रहा साइन थीटा का ग्राफ, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया पाई, और यहां पर हो जाएगा 2 पाई, और ये जो वैल्यू है पाई प्लस पाई बाई 2 है, ठीक है। मतलब कि यहां से यहां तक 180 और प्लस 90, 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। तो 270 डिग्री पर हमारा जो टोटल टॉर्क आने वाला है निगेटिव आ जाएगा, -1। टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन 270, इस पर आ जाएगा माइनस पीई के बराबर, ठीक है। ये मिनिमम टॉर्क होगा। और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब हमारा साइन थीटा का वैल्यू 1 होगा, और साइन थीटा 1 कहां पर होता है, 90 डिग्री पर। टाउ मैक्स कितना आ जाएगा, पीई साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू पीई, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा। तो मैक्सिमम टॉर्क हो गया, मिनिमम टॉर्क हो गया, और एक टॉर्क हो गया एट 0 डिग्री एंगल। तो ये 3 स्पेशल केस हुआ इसका, ठीक है, क्लियर है। अब टॉर्क के फार्मूला को याद रखना होगा। टॉर्क के फार्मूला का हेल्प लेकर के हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड वाला के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को टॉर्क का हेल्प लेना है। टॉर्क का हेल्प लेकर के हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे, क्योंकि हम जो भी फाइंड आउट कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर एक डाइपोल बना लेंगे, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव होगा, ए निगेटिव होगा, एंगल ए थीटा बना रहा है, क्लियर है। और इसके बाद हम लोग जानते हैं टोटल जो वर्क डन होगा, ठीक है, इसको हम लोग अगर थीटा से थीटा प्लस डी थीटा थोड़ा सा अगर इसको हम रोटेट करा ले, ठीक है, ये थीटा एंगल है, इसको हल्का सा हम रोटेट करवाते हैं, ठीक है। तो अभी एंगल थीटा है, ये मान लेते हैं एंगल डी थीटा है। तो टोटल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस डी थीटा, ये टोटल जो वैल्यू आएगा थीटा प्लस डी थीटा आएगा। एक्चुअली हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी या फिर डेल यू जो डिफाइन होता है, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका हमको जरूरत नहीं है, ठीक है, हमको बस इतना ही इसी का जरूरत है, क्योंकि हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। जब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हम लोग वर्क डन का हेल्प लेंगे, और वर्क क्या जानते हैं, वर्क होता है हमारा dw इज इक्वल टू टॉर्क इंटू
टॉर्क डॉट डी थीटा, ये हमारा वर्क डन होता है, ठीक है। dw इज इक्वल टू टॉर्क डॉट डी थीटा, और टॉर्क डॉट डी थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ इंटू डी थीटा कॉस थीटा। क्लियर है। हम लोग को पहुंचना कहां तक है, हम लोग को निकालना है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ये निगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और जब हम लोग जान रहे कि निगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो हम लोग को पहले तो निगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ये तो पहले वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग को निकालना पड़ेगा। और वर्क डन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं dw इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। और जब लीनियर मोशन होता है, जो लीनियर मोशन में वर्क डन कैसे निकालते थे, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर f इंटू एफ डॉट डी एक्स यूज करते हैं, ठीक है, फोर्स और dx, ये लीनियर मोशन के लिए होता है। पर यहाँ पर तो लीनियर मोशन नहीं है, यहाँ पर तो हमारा जो डायपोल है रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क डॉट डी थीटा। और टॉर्क निकालने का तरीका हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग पहले टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क ऑन डायपोल, और इसके बाद निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, ठीक है। तो टॉर्क का हमको जरूरत पड़ेगा, इसलिए टॉर्क हम लोग, टॉर्क वाला जो टॉपिक था उसको पहले ही पढ़ लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ईडू पॉइंट में आप थोड़ा सा फॉल्ट यहाँ पर देखिएगा, वहां पर जो dw का फॉर्मूला जो यूज किया गया है वो डायरेक्ट यूज किया गया है टाउ इंटू डी थीटा। ये टाउ इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता है, w जो होता है टाउ इंटू डी थीटा का नहीं होता है, टाउ डॉट डी थीटा का होता है, ये हमेशा याद रखना है। यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई का साइन हम लोग नहीं देंगे, डॉट प्रोडक्ट होता है। और लीनियर मोशन में भी जब वर्क डन निकालते हैं तो एफ डॉट डी एक्स लिखते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। यहाँ पर डिपेंड करता है कि हमारा फोर्स, अगर फोर्स मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, कैसे डिसाइड करते हैं फोर्स जो वर्क डन हुआ वो पॉजिटिव हुआ या फिर निगेटिव हुआ, और डिसाइड हम लोग इसी फार्मूला से करते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लेते हैं हम फोर्स इधर लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना हो गया, फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर, दोनों के बीच का एंगल 0 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम एफ इंटू डी एक्स, यहाँ पर बोलते हैं कि जो वर्क होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, या फिर सेकंड केस बता रहे हैं, डॉट ही डिसाइड करता है कि वर्क डन हो रहा है या नहीं वर्क डन हो रहा है, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई कुल्ली है, अपने माथे पर, सर पर एक बॉक्स उठा करके, ठीक है, स्टेशन पर विजिट कर रहा है, कोई कुल्ली है, उसके सर पर एक बक्सा है, ठीक है, सर पर एक बक्सा है और ये स्टेशन पर सामान को ढो रहा है, कुछ दूर ले जाकर के सामान को रख दिया, ठीक है, और हम लोग बोलते हैं कि वो जो टोटल वर्क डन हुआ उसके द्वारा वो 0 हुआ। ऐसा क्यों बोलते हैं, एक्चुअली वहां पर होता क्या है कि जब कुल्ली किसी बॉक्स को उठाता है अपने सर पर, तो mg, जो बॉक्स का जो फोर्स होता है वो नीचे की ओर होता है, mg, ठीक है, और इतना ही फोर्स जो है कुल्ली ऊपर की ओर लगा रहा होता है, mg। तो यहाँ पर फोर्स कुल्ली के द्वारा कितना लगाया गया, mg ऊपर की ओर, और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं इस सामान को कैरी करके एक डिस्टेंस तक गया होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्यों बोलते हैं कि वर्क डन 0 होगा। जब वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट एक्स, मतलब कि एफ एक्स कॉस थीटा, और थीटा क्या है, थीटा एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो फोर्स ऊपर की ओर और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो गया तो एफ एक्स कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0। इसलिए बोलते हैं कि जब कुल्ली कैरी कर रहा होता है कोई बॉक्स अपने सर पर, तो उसके द्वारा जो टोटल वर्क डन होता है वो 0 होता है। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही केस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा केस कैसे हो रहा है, यहाँ पर जो हो रहा है, एक चीज और आपको बताना चाहते हैं, एक चीज और हम लोग बोलते हैं कि वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन होता है वो निगेटिव होता है। ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ये निगेटिव क्यों होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब मान लेते हैं हम बॉक्स को इस तरफ लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, बॉक्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स भी इधर ही लग रहा है, फोर्स इधर लगा रहे हैं, हम लोग खींच रहे हैं बॉक्स को, बॉक्स इधर जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वर्क डन बाय अस, हमारे द्वारा जो वर्क डन हो रहा है एफ इंटू डी एक्स हो रहा है, या अगर हम लोग एक्स डिस्प्लेसमेंट किए, मतलब कि एक डिस्टेंस तक इसको लेकर के गए,
मान लेते हैं यहाँ पर बॉक्स आ गया और यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस जो है x है। अगर पूछे कि हमारे द्वारा वर्क डन कितना हुआ, तो हमारे द्वारा जो वर्क डन होगा F इंटू एक्स होगा, और हम जो काम कर रहे हैं फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल हुआ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच वो 0 हुआ। और cos 0 का वैल्यू क्या होता है? cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो इस केस में हमारा Fx मैक्सिमम वर्क डन आता है। ठीक है, तो हमारे द्वारा जो वर्क डन हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन हुआ क्योंकि एंगल 0 है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना हो रहा है? फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे की ओर लग रहा है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स, और जब फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इधर और फ्रिक्शनल फोर्स इधर, थीटा कितना? 180 डिग्री। जब थीटा 180 डिग्री तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा एफ एक्स कॉस 180 डिग्री, और एफ एक्स कॉस 180 डिग्री मतलब कि माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पर क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है, मतलब कि डायरेक्शन में बहुत कुछ डिपेंड करता है। डायरेक्ट हम लोग डॉट को हटा करके एफ इंटू डी एक्स हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं। एफ इंटू डी एक्स करेंगे तो सारा कुछ गलत आ जाएगा। यहाँ पर जो कुली वाला कंसेप्ट है वो भी गलत हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स वाला जो कंसेप्ट है वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी वर्क डन निकालते हैं तो हम लोग यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता है वो काफी ज्यादा फैक्टर क्रिएट करता है, उस पर काफी कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग को यहाँ पर लीनियर मोशन तो है नहीं, यहाँ पर रोटेशनल मोशन है, तो यहाँ पर हम लोग को थीटा लेना पड़ेगा। ठीक है, डॉट डी थीटा लेना पड़ेगा, dx के जगह पर डी थीटा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो लीनियर नहीं होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए डी थीटा, और यहाँ पर फोर्स की जगह जब एंगुलर होता है तो फोर्स की जगह टॉर्क लेते हैं, इसलिए यहाँ पर टॉर्क, तो टॉर्क इंटू डी थीटा हमारा वर्क डन हुआ, और ये हम लोग को मिल रहा है टॉर्क इंटू डी थीटा कॉस थीटा। अब इस थीटा को लेने से क्या फर्क पड़ रहा है वर्क डन पर, ये आपको बताने जा रहे हैं। थीटा को लेने से यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो टॉर्क का जो डायरेक्शन है, फोर्स तो ये हमारा अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो फोर्स तो इधर लगेगा और इस तरफ लगेगा, तो ये तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, हमारा जो डायपोल है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो टॉर्क का डायरेक्शन हुआ इस तरफ, और हम लोग इसको रोटेट किधर करवाए हैं? इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का टॉर्क डी थीटा कॉस 180 डिग्री। जब ए 180 डिग्री हो गया तो ये आ गया माइनस टॉर्क टाउ डी थीटा। क्लियर है? तो अगर हम लोग ए डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं लेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाएगा, और जब पॉजिटिव आ जाएगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, डॉट लेंगे। तो कुछ लेक्चर्स में कहीं कहीं पर दिया हुआ है जहां पर डॉट को इग्नोर किया गया है, तो आप लोग को एक ध्यान देना है। अब उसके बाद हम लोग टी डब्ल्यू तो डी डब्ल्यू कर लिए। यहां से अगर हम लोग वर्क डन निकालना चाहेंगे तो क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा इस टर्म को, मतलब कि टॉर्क, टाउ कितना है? टाउ हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, पी साइन थीटा। टाउ हमारा है पी साइन थीटा के बराबर। टॉर्क हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं कि डायपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क कितना आएगा? पी साइन थीटा आएगा, और साथ में इंटीग्रेट कर देंगे डी थीटा से। और कहां से कहां तक? इसको ले लेते हैं हम लोग थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। क्लियर है? तो वर्क डन हमने पता कर लिया। जब वर्क डन हम पता कर लिए तो अब हम लोग, जो हमारा मेन मकसद था, हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी अब पता करते हैं। एक और कंसेप्ट इसमें छुपा हुआ है, तो वो आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल लेते हैं, इसका यूज करते हैं। इसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा डेल यू मतलब कि डेल यू u2 माइनस u1। डेल यू को u2 माइनस u1 लिख सकते हैं। u2 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ना, तो यहाँ पर हम लोग एक माइनस साइन लेंगे, उसके बाद थीटा 1 से थीटा 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पर पी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है,
उसके बाद यहां पर हम लोग लिख सकते हैं U2 माइनस E1 इज इक्वल टू, यहां पर जो माइनस साइन है उसको माइनस साइन रहने देते हैं और इंटीग्रेशन करेंगे। P को बाहर लिख सकते थे तो P को बाहर ही निकाल लेते हैं क्योंकि उसका जरूरत नहीं है, अंदर में सिर्फ साइन थीटा वेरिएबल है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस ऑफ कॉस थीटा, और थीटा 1 से थीटा 2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे अब हम लोग। ठीक है, अब इसको अगला वैल्यू हम लोग निकालेंगे माइनस PE, और यहां पर माइनस कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 2 माइनस, ठीक है माइनस हो जाएगा क्योंकि बीच में हम लोग माइनस ही देते हैं, ये तो माइनस है तो माइनस कॉस थीटा यहां पर रहेगा ही। उसके बाद माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1, क्लियर है। उसके बाद अगला स्टेप में ए हो जाएगा माइनस PE माइनस कॉस थीटा 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सबसे पहले कॉस थीटा 1 कर लेंगे और माइनस कॉस थीटा 2, क्लियर। उसके बाद माइनस को अगर अंदर लेकर के जाएंगे तो ए बन जाएगा PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। अब यहां पर एक और कंसेप्ट, अब अगला कंसेप्ट आता है। यहां पर अगर हम लोग इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लिखेंगे तो हम लोग का मेन जो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है वो तो निकलेगा नहीं। अब मान लेते हैं हम यहां पर डाइपोल मेरा इस पोजीशन पर है, अब इसको थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है, डी थीटा घुमाया, बोला कि बताओ यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो अगर ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकलेगा बल्कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकलेगा। तो हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए ये जो दो पॉइंट है, एक का पोटेंशियल एनर्जी E1 है, दूसरा का पोटेंशियल एनर्जी E2 है, इसमें से किसी एक को हम लोग जीरो करेंगे, ठीक है, किसी एक को जीरो कर देंगे तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरा का पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। जैसे E2 माइनस E1 इतना आ रहा है, अगर मान लेते हैं कि हमारा E1 अगर जीरो हो जाता है तो E1 जीरो होने से U2 इज इक्वल टू इतना। अब E2 तो कोई डिफरेंस नहीं रहा, E2 तो अब हमारा क्लीन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्लियर पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए E1 को हम लोग जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। अब E1 जीरो कैसे होगा, E1 जीरो कैसे होगा वो हम लोग को अब सोचना है। अब इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, वो कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। मैंने पहले भी बताया था कि कहीं पर गलती हुआ है, और चैनल का नाम है फिजिक्स वाला, तो उससे एक पॉइंट मिस किया था, उस पॉइंट को मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। और आप ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि उसने कौन सा पॉइंट मिस किया था। और इससे पहले ईडू पॉइंट ने जो पॉइंट मिस किया था वो हम आपको बता चुके हैं कि उसने डॉट मिस किया था। P जो हमारा वर्क डन होता है और टाउ इंटू डी थीटा नहीं होता है बल्कि टाउ डॉट डी थीटा होता है। तो वहां पर डॉट मिस करने से उसका जो वैल्यू है एक माइनस साइन वहां से हट गया था, जो कि सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब अगला कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं। अब मान लेते हैं कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई चार्ज है Q, ठीक है, Q चार्ज है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी दूसरा चार्ज को रखेंगे, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक है वहां तक कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, E बराबर V बराबर E डी आर ना, dV बराबर E माइनस ऑफ E डी आर, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल तो होगा ही होगा, ठीक है। इसको एक स्टेप और अगर हम बढ़ा ले तो E बराबर कितना मिल जाएगा हम लोग को, E मिलेगा माइनस ऑफ dV बाई डी आर के बराबर, ठीक है, E बराबर माइनस dV बाई डी आर। अगर R हम लोग इन्फिनिटी ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना। R हम लोग इन्फिनिटी ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो पोटेंशियल भी उस पॉइंट पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी चार्ज से इनफिनाइट पॉइंट पर पोटेंशियल लेने की कोशिश करें तो वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये हम समझने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, इसको आपको एक्सप्लेनेशन करते समय लिखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से बस इतना ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि इनफिनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
जीरो होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो वहां पर पोटेंशियल भी जीरो होगा। और ऐसे भी जब भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं फिजिक्स का, तो इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग जीरो ही लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस टाइप से है, हम लोग इनफाइनाइट की बात करें तो इनफाइनाइट पर मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट पर इसका भी पोटेंशियल, यहाँ पर भी पोटेंशियल जीरो होगा, और इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा। अब हम लोग अगर इस पॉइंट को पकड़ करके इस तरफ लेकर के आए, ठीक है, तो हम लोग को फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इस पॉइंट को अगर पकड़ करके हम यहाँ पर लाए तो एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको क्या करेगा, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा निगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को पकड़ कर एक क्रॉस लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उस पर बाहर की ओर फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग जो वर्क कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कर रहे हैं, हालांकि हमारा जो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, ठीक है, हम अपना वर्क डन छोड़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ठीक है। पकड़ करके यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन तो इधर ही होगा, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स बाहर की ओर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। पर डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है अंदर की ओर, फोर्स उस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जबरदस्ती पकड़ करके पास में ला रहे हैं, तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा टोटल जो वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहां से पकड़ करके यहां पर लाए तो वर्क डन निगेटिव हुआ, और वर्क डन जब हुआ तो यहां पर कुछ ना कुछ इसका अपना पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, एक को लेकर के आए, निगेटिव वर्क डन हुआ, अब हम लोग निगेटिव चार्ज को भी यहां से पकड़ करके यहां पर ला रहे हैं, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था निगेटिव चार्ज को अपने अंदर की ओर खींच रहा है, तो फोर्स भी इधर ही लग रहा है, ठीक है, फोर्स भी इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है, और जब दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर भी उसी का कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, एफ डॉट डी एक्स का, ठीक है, या फिर एफ डॉट एक्स का, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, या फिर एफ एस कॉस थीटा का। जब थीटा जीरो होगा तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज को जब यहाँ पकड़ के लाए तो वर्क डन निगेटिव, इसको यहाँ पकड़ के लाए तो वर्क डन पॉजिटिव। ओवरऑल वर्क डन कितना हो गया, ओवरऑल वर्क डन जीरो, ठीक है। जब ओवरऑल वर्क डन जीरो हो गया तो इसके अंदर जो पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी होगा, कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, वर्क डन इज इक्वल टू, या फिर हम लोग जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन, और जब टोटल वर्क डन ही जीरो आ रहा है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है, ये भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब कि इस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को पैरेलल हम लोग कहीं भी शिफ्ट करें, ठीक है, बस बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर शिफ्ट करके हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल खींच करके, डायपोल क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा निगेटिव चार्ज, ला करके हम लोग इसको यहाँ पर रख दें तो यहाँ पर लाने में टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो होगा। एक के द्वारा पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा के द्वारा निगेटिव वर्क डन, टोटल वर्क डन जीरो, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी दोनों का जीरो रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इसको डायपोल को 90 डिग्री पर रखें, थीटा 90 डिग्री लेकर के हम लोग यूज करें तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, ठीक है। तो एक पोटेंशियल एनर्जी जब हमको जीरो मिल गया, ठीक है, थीटा 1 से मतलब इनफाइनाइट से यहाँ तक दोनों को एक साथ लाए हैं, और एक साथ लाने में हमको पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो इसको हम रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं, एक साफ फिगर के जरिए इसको समझते हैं। यहाँ पर हमारा है डायपोल, ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, ए एंगल थीटा है। हम लोग क्या किए हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को पकड़ करके यहाँ पर ले आए, ये एंगल 90 डिग्री है।
तो 90 डिग्री पर हमको टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। एक क्लियर हो गया, प्रूफ हो गया कि इन्फिनिट से पैरेलल अगर शिफ्ट करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो टोटल पोटेंशियल क्या मिलने वाला है, हम लोग को 0 मिलने वाला है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि θ1 का वैल्यू है, अब θu2 हमको निकालना है, हमको डिफरेंस नहीं निकालना है, हमको एक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो एक पोटेंशियल एनर्जी हमको पता चल गया, अगर इनिशियली हम डायपोल को घुमा करके 90 डिग्री पर रखते हैं, ठीक है, और 90 डिग्री पर रखते हैं, तो इस पोजीशन पर इसका जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है क्या है, 0 है। तो हम U1 को 0 बना देंगे, शुरू में हम लोग डायपोल को यहां पर ही रखेंगे। तो U2 माइनस U एट कितना 90 डिग्री इज इक्वल टू लिख सकते हैं P cos θ2 माइनस cos 90 डिग्री। ठीक है, हम लोग को यही करना था, एक को किसी तरह से 0 करना था। तो U2 अब तो हम लोग जान चुके हैं कि अगर 90 डिग्री पर है मेरा डायपोल तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, तो ये तो 0 हो गया। तो U2 इज इक्वल टू P cos θ2, क्योंकि cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो U2 का वैल्यू हम लोग का आ रहा है P cos θ, पर कहीं पर गलती हुआ है, हमारा जो U2 का वैल्यू है वो निगेटिव आना चाहिए। तो कहाँ पर मिस हुआ, कहीं पर साइन में प्रॉब्लम आया है, तो एक बार फास्ट देख लेना होगा कहाँ पर प्रॉब्लम आया है। तो हमने बताया था कि डेल U जो होता है वो बराबर होता है माइनस ऑफ वर्क डन के। ठीक है, और वर्क डन हम लोग का कितना आया था, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टाउ डी थीटा, क्योंकि यहाँ पर एंगल 180 डिग्री आ रहा था, हमने बता दिया है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा मतलब कि माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ PE साइन थीटा डी थीटा, ये था, क्लियर है। और जब हम लोग वर्क डन के बाद जब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब कि U2 माइनस E1 जब निकालेंगे, तो हम लोग क्या करना होगा, एक और माइनस लेना होगा, एक और माइनस लेना होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इंटीग्रेशन बच जाएगा PE साइन थीटा डी थीटा का। और ये कहाँ से कहाँ तक करेंगे, θ1 से लेकर के θ2 तक। ठीक है, या फिर माइनस साइन को अगर बाहर रखें तो 2 साइन देना होगा, एक तो A साइन, ठीक है, 2 साइन हम लोग रख देते हैं ताकि इसके साथ मैच हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा डेल U, ए बराबर, एक तो माइनस साइन पहले से ही है और एक माइनस साइन हम लोग को बाहर से देना पड़ेगा। तो A इक्वल आएगा माइनस ऑफ माइनस, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो PE को PE रहने देते हैं यहाँ पर, ये PE हो गया, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा, क्लियर, और θ1 से θ2 तक। ठीक है, और ये पूरा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस PE माइनस कॉस थीटा θ1 से θ2। तो एक साइन हम लोग का छूट गया है, एक माइनस साइन छूट गया है, तो एक माइनस साइन हम लोग बाहर दे देते हैं, पूरा के बाहर एक माइनस साइन रहेगा, तो इधर भी पूरा के बाहर एक माइनस साइन हो जाएगा, ये पूरा के बाहर माइनस साइन हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एक माइनस साइन आएगा। जब यहाँ पर एक माइनस साइन है तो यहाँ पर भी एक माइनस साइन आ जाएगा, और जब यहाँ पर एक माइनस आएगा तो एक माइनस फाइनल लास्ट में भी रहेगा। मतलब कि हम लोग जो निकाले वर्क डन निकल गया था। ठीक है, एक माइनस साइन बाहर से ले लेंगे तो हम लोग का जो सोल्यूशन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है P cos θ2 आ रहा है। कहने का मतलब अब हम लोग को किसी भी एंगल पर दे दे डाइपोल, ठीक है, हम लोग उसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। और ये मान करके चल रहे हैं कि हमारा जो इनिशियल थीटा है, θ1 जो है वो 90 डिग्री है, और ये θ2 हम लोग को जितना भी देगा, ठीक है, ये θ2 हमारा होगा, जो भी एंगल देगा हम लोग उस पर पोटेंशियल एनर्जी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग पता कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा और 0 कहाँ होगा। तो अगर हम लोग cos थीटा का वैल्यू 1 ले ले, अगर हमारा cos थीटा 1 आए तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, मिनिमम हो जाएगा। और cos थीटा 1 कहाँ पर होता है, तो cos थीटा का इस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हो गया 0, ए हो गया 90, ए हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री पर cos थीटा कितना होगा, -1 होगा, सॉरी हम लोग को +1 चाहिए, तो 0 पर ही हमारा +1 हो रहा है। तो अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 लेंगे तो u कितना आ जाएगा, -PE cos 0, cos 0 का वैल्यू 1, निगेटिव, मिनिमम। ठीक है, थीटा 0 पर हम लोग का जो
एनर्जी आ रहा है मिनिमम आ रहा है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर ये क्या होगा, अस्टेबल होगा हमारा डाइपोल या फिर अनस्टेबल होगा। ये कैसे पता करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं ड्रॉ करके। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। थीटा हमको कितना रखना है, 0 रखना है। कहने का मतलब कि हमारा जो डाइपोल होगा वो भी इस तरह से ही रहेगा, मतलब इस तरफ पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इस तरफ निगेटिव चार्ज रहेगा। अब हम लोग पता करते हैं कि हमारा ये जो डाइपोल है वो स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जो इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, और इस निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है, पर ये जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है इसके वजह से आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इस जो बाहरी फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसको बैलेंस करके रखेगा अंदर वाला, मतलब कि हमारा जो सिस्टम है पूरी तरह से अस्टेबल है, ठीक है। ये हमारा सिस्टम पूरी तरह से अस्टेबल होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो हमारा सिस्टम क्या होगा, हमारा जो डाइपोल है वो पूरी तरह से अस्टेबल होगा। अब और भी 2 केस ले लेते हैं, 1-2 केस और लेके देखते हैं कि क्या आता है कंडीशन। एक हम लोग ले लेते हैं, थीटा हम लोग कितना लिए, 0 लिए। अब दूसरा केस में हम लोग इसको मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर टोटल फोर्स की बात करें तो टोटल फोर्स एक तो इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स नेट हम लोग क्या बोलेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू 0। नेट फोर्स हमेशा डाइपोल में, डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो नेट फोर्स हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। पहला केस 0 हो गया। दूसरा केस लेते हैं, केस 2। केस 2 में हम लोग थीटा के जगह पर 180 डिग्री ले रहे हैं। 180 डिग्री पर -1 होगा, -1 होगा तो ये प्लस PE हो जाएगा। 180 डिग्री पर cos थीटा -1, और जब cos थीटा -1 तो ए U2 कितना हो जाएगा, +C एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। U कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू PE। मतलब कि मैक्सिमम हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा 180 डिग्री पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 180 डिग्री पर रखें इसको, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमारा जो डाइपोल रहेगा वो इस टाइप से रहेगा, इधर +Q और इधर -Q, ठीक है। तो माइनस से +Q होता है डाइपोल का डायरेक्शन इधर हो गया। अब एंगल कितना बना है, 180 डिग्री। तो क्या ये पहले तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना लगेगा, F नेट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और निगेटिव वाला फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो नेट फोर्स 0। तो चार्ज तो हमारा इक्विलिब्रियम में, पर इक्विलिब्रियम का भी 2 कंडीशन होता है। इक्विलिब्रियम जो है वो 2 टाइप का होता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो ठीक है। ये तो हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स क्या करेगा, इसको -Q पर इधर लगेगा और +Q पर इधर लगेगा, ठीक है। तो ये जो चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगा कि ये चार्ज इधर आ जाए और ये वाला जो चार्ज है उस तरफ चला जाए, ठीक है। और इन दोनों के बीच भी लगने वाला जो फोर्स है वो भी अट्रैक्टिव ही है, ठीक है। +Q और -Q के Q के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो भी अट्रैक्टिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो फोर्स लगा रहा है वो भी चाह रहा है कि दोनों आपस में आकर के चिपक जाए या फिर दूर भागे, ठीक है, एक दूसरे से। तो ये इक्विलिब्रियम तो हुआ, फोर्स नेट फोर्स 0 हो रहा है इसलिए इक्विलिब्रियम तो हुआ, पर अस्टेबल नहीं हुआ, ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि थीटा के किस वैल्यू के लिए हमारा जो डाइपोल होगा वो अस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो अस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। अनस्टेबल कब होगा, सॉरी यहाँ पर हमने 0 लिया था, यहाँ पर 180 लिया था, ठीक है, 180। और अनस्टेबल कब होगा, 180 पर अनस्टेबल होगा। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, सिर्फ और सिर्फ एंगल 0 पर, 0 डिग्री पर ये हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। डिफरेंस क्या है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो हमारा जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वो हमेशा बनाए रखता है, वो मतलब उसमें चेंजिंग लाना मुश्किल है। यहाँ पर जैसे कि कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगर इसको हम थोड़ा सा अंदर की ओर कर दें, इस चार्ज को थोड़ा सा पकड़ करके यहाँ पर खींच दें तो फिर से ये अपने पोजीशन पर लौट आएगा, यहाँ पर लौट आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर एक एग्जांपल है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। इसको अगर उठा करके हम लोग यहाँ पर रख दें
तो यहाँ से रिटर्न होकर के फिर यहाँ पर चलाएगा, इधर रखेंगे तो फिर रिटर्न होकर के यहाँ पर। तो ए स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में दोनों है, पर ए स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। मतलब कि यहाँ पर नेट फोर्स 0 है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर हम लोग इधर कर दें तो ए नीचे चलाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब एक केस और ले लेते हैं, थीटा अगर हम 90 डिग्री लेंगे तो थीटा 90 डिग्री लेंगे तो फोर्स, नेट फोर्स कितना लगेगा। एक थीटा 90 डिग्री लेकर के हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारा ए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इस पर डाइपोल का जो थीटा है वो हालांकि पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री रहेगा तो एक यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है, दोनों अगर सामने में रखा रहे, ठीक है, 90 डिग्री पर रखा रहे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। यहाँ पर भी cos थीटा 90 करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। अब नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, मतलब जो फोर्स है, दो फोर्स जो लगेगा दोनों फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट ही होगा, इसलिए नेट फोर्स हर केस में हम लोग का 0 ही आने वाला है। नेट फोर्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये है टोटल कंप्लीट डिस्कशन आज का। अब क्वेश्चन था एसी वर्मा का, तो वो हम लोग का रह गया है, तो एसी वर्मा क्वेश्चन अब कल ही देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव जो उसका वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और ऐसे भी ये चैप्टर जो था एसी वर्मा के हिसाब से अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये चैप्टर हम लोग का फिनिश हो चुका है। तो आप लोग चाहे तो इसका क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू।